ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿस्तान दरमियान ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰਾਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 13 ਗਵਾਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। था कि हमारा फादर जिंदा है, लेकिन वो मैंने 90 जेलें उनकी तलाश की थी, तो लास्ट में एनआईए ने मुझे कहा था कि भाई लेटर भेज के ये एक्सपायर हो चुका है। तो वो जो दूसरे विटनेस जो उसके अंदर थे उनकी किसी की गवाही नहीं हुई थी। जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर डिफेंस क्लोज हो गया है और गवाही का मौका ख़त्म हो गया है, तो वो लोगों ने मेरे से बात की, कहा कि हम गवाही देना चाहते हैं। वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने भी उन लोगों की कोई मदद नहीं की। कैसे कांटेक्ट किया था? क्योंकि यहाँ पर जो उनको सम्मन भेजे गए वो डिप्लोमेट चैनल से भेजे गए, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको ये इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी वहाँ गवाही है। उन्होंने मुझे बताया, तो वो यहाँ करके अपनी गवाही देना चाहते हैं। और उनका कहना ये है कि हो सकता है कि ये लोग जो पकड़े हुए हैं ये बेकसूर हों, और क्योंकि उन लोगों ने उनको देखा था, तो उनका कहना ये कि हो सकता है ये बेकसूर हो, या हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। तो वो अपने आंखों से देख करके यहाँ आके गवाही देना चाहते हैं। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट से यही गुजारिश की है कि भाई हमें गवाही का मौका दें। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बहुत अच्छी तरीके से सुनवाई की है। हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल कोर्ट के कि उन्होंने अच्छी तरीके से सुनवाई की है। और ये अब एनआईए और जो डिफेंस के काउंसिल हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। 14 तारीख को इस पे दोबारा इस पे आर्गूमेंट होगी। आपको राहिला ने कैसे कांटेक्ट किया? राहिला वकील का, मैं कंपेंसेशन केसेस में मैं वकील हूँ, और उन्होंने मुझे मेल के माध्यम से आज मुझे मेल भेजा है कि हम वो गवाही देना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन लगाई जाए। तो मेल के माध्यम से वो मेल मैंने ऑनरेबल कोर्ट को दिया है। अच्छा, डिफेंस कह रहा कि आप डीरेल कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, उनको देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हमारा कहना तो ये है, हम असीमानंद या इसके साथियों के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने ना किया हो, ये बेकसूर हो, तो वो देख करके तसल्ली करके सेटिस्फाई होना चाहते हैं और ऑनरेबल कोर्ट में गवाही देना चाहते हैं। हम स्पेशल किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं, देखिए ब्लास्ट कहीं भी हो, भारत में हो, पाकिस्तान में, या दुनिया के किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, कहीं भी ब्लास्ट हो, ब्लास्ट में एक आदमी मरता है, इंसान मरता है, और इस ब्लास्ट में हमारे 5 भारतीय भी मरे हुए हैं। तो दूध का दूध तो राहिला है, उन्होंने जो अर्जी लगाई है, आपने कहा उनके पिता की भी इसमें जो है वो, यस, उनके केवल अपने गवाही के लिए या और कोई लोग? नहीं, जो आई विटनेस वहां मौजूद थे वो कह रही है कि मैं सारे आई विटनेस जितने भी थे सब आना चाहते हैं। उनकी बात हुई है, वो सब आना चाहते हैं। क्या कारण है कि इससे पहले 3 बार उन्हें सम्मन किए गए थे? उनको कोई सम्मन नहीं मिला। अच्छा, उन्हें सम्मन वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ हमारी एनआईए ने बहुत अच्छी सर्विस की। एनआईए को सलूट है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की। एक मिनट, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने प्रॉपर चैनल से उनको सम्मन भिजवाया है, लेकिन वो सम्मन वहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। उनका कहना ये है, आपके क्लाइंट है, उन्होंने मतलब देखा था जो जिन्होंने किया है, उनका यही दावा है। वो लड़की एक्सीडेंट के वक्त आई थी डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए, मौके पे उस ब्लड सैंपल दिए थे उसने। जो और मौके के गवाह, एक बच्चा है अनिल समी जिसका मुंह जल गया, दोनों हाथ कट गए, उसका फादर और ब्रदर इसी में एक्सपायर हो गया, वो आना चाहता है। राणा शौकत अली जिसके 5 बच्चे थे, वो यहाँ पर गवाही के लिए आना चाहता है। तो उनको एक मौका देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक बात और कि देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या टेंशन चल रही है। कल को उन लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि हमें गवाही देने का मौका नहीं दिया गया। कोई सुरक्षा की मांग की है क्या अदालत से, या किसी तरीके की अपनी आप? नहीं, मुझे अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कोई खतरा नहीं है, मेरे भाई हैं, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। 13 पाकिस्तानी राहिला का या हरियाणा से क्या संबंध? वो गरोंडा के परिवार, उनका परिवार गरोंडा करनाल का रहने वाला था। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੱਚਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
समझौता बम ब्लास्ट मामले में आज सुनवाई टली। हालांकि आज फैसला आना था, लेकिन अगली तारीख 14 मार्च की रखी गई। हमारे साथ बचाव पक्ष के वकील हैं, क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली है। पूछते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। सर, क्या रहा आज कोर्ट की कार्रवाई, क्योंकि आज फैसला आना था? आज फैसला आना था, तो ना तो अक्यूज साइड से और ना ही प्रोसिक्यूशन साइड से किसी ने एप्लीकेशन दी है। ये कोई थर्ड पर्सन ने एक विक्टिम की तरफ से एप्लीकेशन दी है कि मैं इस केस में एज विटनेस आना चाहती हूँ। तो एक पाकिस्तानी नेशनल की तरफ से एक ईमेल जो है वो किसी एडवोकेट के पास आया। मोमीन मलिक वो अपना नाम बता रहे हैं, और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि उनको मौका दिया जाए इस केस में एज विटनेस अपीयर होने का, क्योंकि वो उस ट्रेन के अंदर उस वक्त सफ़र कर रही थी, तब वो 9 साल की थी। तो ये जो एप्लीकेशन है थ्रू ईमेल आई है, यहाँ के वकील को कौन है वो पाकिस्तानी नेशनल, और उसका क्या इंटरेस्ट हुआ इतने साल बाद? नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता, और वो जो एडवोकेट हैं वो मिस्टर मोमीन मलिक हैं। उन्होंने ये एप्लीकेशन कोर्ट को दी है और कोर्ट को कहा है कि उस विटनेस को भी लाया जाए। लेकिन कोर्ट ने ऑलरेडी एविडेंस जो है कई बार मौके दिए, और थ्रू प्रॉपर चैनल हाई कमीशन के थ्रू पाकिस्तान समन्स भेजे गए, लेकिन वो कोई भी विटनेस अपीयर नहीं हुआ। और ये ऐसा लगता है कि लास्ट मिनट पे सिर्फ एक फ्रिवलेस एप्लीकेशन देकर एक फैसला आने से रोके जाने की एक साजिश है। तो सर, जब NIA ने 13 पाकिस्तानियों को सम्मन भी किया था, वो भी तशमीदीद गवाह थे, क्या इसका नाम भी उसमें शामिल था? ये भी लिस्ट का हिस्सा थी जिनको सम्मन किया गया था? ये हमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या उस लिस्ट में इसका नाम था और नहीं था। इसका हम जवाब जो है 14 तारीख को देंगे कोर्ट में। तो कोर्ट ने नोटिस किस चीज़ को किया? NIA को भी किया और आपको भी किया? कोर्ट ने NIA को भी इसका जवाब देने के लिए कहा गया है, और सभी अक्यूज पर्सन्स को भी इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। सो क्या 14 तारीख का इसका जवाब देंगे, या 14 तारीख को फैसला भी आ सकता है समझौता ब्लास्ट का? ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल इसका जवाब मांगा गया है इस एप्लीकेशन का, और उसके बाद पहले इस एप्लीकेशन का डिसीजन होगा, और उसके बाद उसी दिन या किसी अगली तारीख पे डिसीजन आता है। इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। वो एप्लीकेशन किसी पाकिस्तान नेशनल के बिहाफ पर दी गई है। अब आई कांट से वेदर दैट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड दैट पर्सन और बाय समवन ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। क्या एप्लीकेशन में था, क्या ऐसा कंटेंट क्या था एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन में कहा गया कि जो पाकिस्तानी विटनेसेस हैं उनको समन किया जाए, जबकि कोर्ट ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स उनको पाकिस्तान विटनेसेस को समन कर चुकी है, और वो कभी भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई कि वो इस केस में गवाह को भेजें, जबकि कोर्ट ने अपना ऑलरेडी प्रोसेस पूरा किया हुआ है। सर, जिसने एप्लीकेशन डाली है उसका इस केस से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना? एप्लीकेशन जिसने डाली है ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो किसने डाली है, लेकिन जो नाम उसमें शो किया गया एप्लीकेशन में, उसने कंटेंट लिखा है। उसने लिखा है कि माय फादर वाज ट्रैवलिंग इन दैट ट्रेन ऑन दैट डे एंड ही वाज किल्ड इन द सैड एक्सीडेंट। क्या वो आई विटनेस बता रहे हैं खुद को इस मामले? नहीं, उसने अपनी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैं उस केस के आई विटनेस हूँ। जो NIA है उन्होंने ऑलरेडी जो 13 गवाह थे पाकिस्तानी, उनको सम्मन किया है, लेकिन वो कभी भी अदालत में नहीं पहुंचे अपनी गवाही देने। तो अभी भी वही लिस्ट को दोबारा से मंगवा रहे हैं उनकी गवाही। उसने अपनी एप्लीकेशन में किसी विटनेस का कोई नाम साइट नहीं किया है। उन्होंने केवल लिखा कि पाकिस्तान विटनेसेस, नो नेम ऑफ एनी विटनेस वाज मेंशन्ड इन दैट एप्लीकेशन। नाइदर शी सेड कि वो उस केस में विटनेस है। तो ये बोल रहे हैं कि आज ईमेल के थ्रू आई है एप्लीकेशन, क्या ये बात सही है कि आज ही आई है ये एप्लीकेशन? आई कांट से। तो ये थे हमारे साथ वकील, जिनका ये कहना है कि एक पाकिस्तानी नेशनल की तरफ से ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान के जितने भी विटनेस थे उनको दोबारा से इन मामले में सम्मन किया जाए, उनको दोबारा से बुलाया जाए। हालांकि NIA ने पहले ही इन्वेस्टिगेशन में 13 पाकिस्तानी नेशनल आई विटनेस रखे थे, चश्मदीद रखे थे, लेकिन कोई भी पंचकुला की अदालत में इस मामले से जुड़ने के लिए नहीं पहुंचा। देखते हैं 14 मार्च को कि आखिरकार ये जो सुनवाई है, ये जो मामला है, क्या मोड़ लेता है, क्योंकि नोटिस NIA को भी हो चुका है और जो एक्यूज्ड हैं उनको भी हो चुका है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ अमनदीप दीक्षित, ABP न्यूज़ पंचकुला। फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर।
18 फरवरी 2007 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 20 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 20 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NIA ਵੱਲੋਂ 290 ਗਵਾਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। पाकिस्तानी गवाह अदालत में नहीं पहुंचे और कई अपनी गवाही तो मुकर गए। इस वक्त हम हैं पानीपत के शिवा गांव में, जहां पर समझौता एक्सप्रेस चढ़ गई है आग की फेंट। 2 बोगियां पूरी तरह जलकर स्वाह हो गई और ये दोनों बोगियां वो थी जिसमें पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक बैठे हुए थे इसमें, या फिर वो लोग थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे हिंदुस्तान से। दोनों बोगियां पूरी तरह से बंद थी, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आग कैसे लगी। जो चश्मदीद बच पाए हैं, जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे लोग, वो बच पाए हैं। उनका कहना है कि पहले एक धमाका हुआ, फिर धुआं फैल गया और पीछे से जो 4थी और 5वीं बोगी थी ट्रेन की, वो पूरी तरह से आग की लपटों में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अंदर के हालात लग रहे हैं इस ट्रेन के, उसको देखकर लगता नहीं है कि जो अंदर लोग सो रहे थे या जो इसमें सफ़र कर रहे थे वो बच पाएंगे। और ज़्यादा जो कैजुअल्टी है वो इसलिए भी हुई है क्योंकि ये दोनों ही बोगियां पूरी तरह से लॉक होती है। इसमें से किसी को भी चढ़ने की या उतरने की इजाज़त नहीं होती है। 11:53 पर हुआ ये हादसा। दीवाना गांव, पानीपत के बिल्कुल बगल में पड़ता है दीवाना गांव, जहां पर पहली बार देखा गया कि ट्रेन में धमाके के बाद मामूली आग लगी और अगले 4-5 मिनट में जब तक ये रेलगाड़ी शिवा गांव तक पहुंची तब तक इसकी दोनों बोगियां पूरी तरह से आग की लपटों में कैद थी और जो लोग अंदर थे वो जिंदा जल रहे थे। चीख चिल्लाहट देखकर फौरन गाड़ी को रुकवाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬਾਂ ਸਣੇ 2 ਹੋਰ ਸੂਟਕੇਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, यानी कि हमले तो 4 दिन पहला। NIA मुताबक ये लोग देश के मंदिरों च हुए हमलों कारण भड़के हुए सन। बदले की भावना नाल समझौता एक्सप्रेस ट्रेन च बंब धमाके किए गए। बंब बनाउण तो लैके मध्य प्रदेश और फरीदाबाद में पिस्तौल चलाउण की ट्रेनिंग ली गई। 15 दसंबर 2012 में इस मामले में राजेंद्र चौधरी नूं इंदौर तो गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र चौधरी के नाल ही कमल चौहान और लोकेश शर्मा का नाम मालेगाम धमाके ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਉਰਫ ਅਮਿਤ ਹਕਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਭਿਯੁਕਤ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, अमित हकला, कमल चौहान
ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। IED ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਹਕਲਾ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰੈਕ ਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਗੂੰਜਿਆ। ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ। ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ RSS ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਵ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿਸਫੋਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮਾਲਗਾਉਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮ। ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਫਰਾਰ। ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਫਰਾਰ। ਅਮਿਤ ਫਰਾਰ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਾਹਿਲਾ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਭਰਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NIA ਨੇ 13 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਾਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਈਮੇਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।